स्वदेशी शोध संस्थान और विभिन्न विश्वविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में भारत 2047 की दृष्टि और तब तक एक समृद्ध और महान भारत की संकल्पना पर विचार विमर्श हेतु आयोजित इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मंच पर उपस्थित स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक आर सुंदरम जी, सहसंयोजक भगवती जी, संगठक कश्मीरी लाल जी, IIM त्रिची के डायरेक्टर पवन कुमार जी, पूर्व राजदूत तरणजीत संधू जी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव राज जी, स्वदेशी के उत्तर क्षेत्र के समन्वयक राजेश जी, अखिल भारतीय विचार प्रमुख राजीव जी, पर्यावरण गतिविधि प्रमुख दीपक जी और सहसंयोजक अश्विन महाजन जी और सभागार में उपस्थित सभी युवक मित्रों, विद्वत बहनों तथा भाइयों, तीन दिन से आप लोग सुन रहे हैं तो बोलने वाले का उत्साह रहता है, लेकिन सुनने वाले के धैर्य की सीमाएं रहती हैं। लेकिन जैसा कहा कि ये थोड़ा एक विशेष है कि 3 दिन चला, लेकिन तीनों दिन भरा हुआ है। तीन दिनों में जो कुछ हुआ उसका एक सुंदर सार संक्षेप हम सबके सामने रखा गया और आगे की दिशा इसके संदर्भ में भी कश्मीरी लाल जी ने अपनी रोचक शैली में बातें रखी हैं। क्योंकि मुझे इस दूसरे कार्य के कारण ये 3 दिनों में उपस्थित रहने का अवसर नहीं रहा, इसलिए ऐसे कार्यक्रम का समापन करने की मेरी पात्रता नहीं है। और कोई कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है तो अब इसका आखिरी अंत हो गया, तो उसके लिए अब एक समापन वक्तव्य की आवश्यकता रहती है। तो उस नाते जो एक विषय है तो विचार के लिए कुछ विचार मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कहा गया कि एक धीरे धीरे भारत की दिशा भी बदल रही है और दशा भी बदल रही है। स्वाधीनता के 75 वर्ष हुए तो एक प्रयत्न हुआ देश भर के अंदर अपने स्व को जानना। इसलिए देश भर के अंदर जो अनसीन अननोन हीरोज थे उनका स्मरण किया गया, जगह जगह खोज हुई और स्वाधीनता संग्राम केवल मात्र कोई पॉलिटिकल लड़ाई मात्र नहीं थी, तो देश ने जीवन के हर क्षेत्र के अंदर उस स्व का आधार लेकर लड़ाई लड़ी थी। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में कैसे स्वाधीनता में किया, उसके संदर्भ में अनेकों शोध भी की गई और समाज के सामने लाया गया। औद्योगिक क्षेत्र में लोगों ने कैसे प्रतिकार किया, साहित्य के क्षेत्र में कैसे प्रतिकार किया। जीवन का कोई क्षेत्र नहीं था जिसके अंदर ये किया। और इस स्व को समझने की प्रक्रिया के अंदर देश के सामने एक आह्वान रखा गया कि
आने वाले समय में जब स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होंगे तो उस समय का भारत एक ऐसा भारत होगा जैसी भूमिका भूतकाल के अंदर भारत निभाता रहा है। कुछ शब्द प्रयोग चलते रहे पहले से, एक विश्वगुरु नाम का विशेषण चलता है, एक सोने की चिड़िया नाम का विशेषण चलता है। तो एक ऐसा भारत बनाएंगे और इसलिए उस दिशा के अंदर बढ़ना है। तो आज की परिस्थिति क्या है, विश्व की हमारी आज की स्थिति क्या है और भविष्य में उस भूमिका का निर्वाह करना है तो हमको उसके नाते से कैसा होना पड़ेगा, इन बातों के विभिन्न पहलुओं का विचार करके ये 3 दिन की कार्यशाला आयोजित हुई। इसके जो 8 भिन्न भिन्न विचार विमर्श के विषय है वो उसी के आसपास केंद्रित है। वैश्विक दृश्य देखते हैं तो कुछ जो चित्र उभर के आता है कि सारी दुनिया के अंदर एक है कि भाई डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं कहता हूँ आजकल डेवलपमेंट शब्द ये जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है ऐसा हो गया है। हर आदमी कुछ भी विचार रखेगा तो डेवलपमेंट ही रहेगा। देशों के विभाजन भी इसी नाम पर है, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री, अनडेवलप्ड कंट्री। दुनिया में विभिन्न समस्याएं हैं, मिलकर के हमको विचार करना चाहिए। तो और पर्यावरण का संकट खड़ा हुआ तो 1972 से अर्थ समिट प्रारंभ हुए। पहला स्टॉकहोम में हुआ, तब से लेकर आज तक परंपरा चल रही है। उसके भी अगर विषय देखेंगे तो उसमें भी यही मिलेगा हमको, डेवलपमेंट। कभी रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कभी रहेगा सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, कभी रहेगा डेवलपमेंट एंड सोसाइटी, कभी रहेगा डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। और ये संकल्पनाएं भी हैं दुनिया की, विचार भी है और लेकिन सोचते क्या हैं और हो क्या रहा है। तो दुनिया भर के चिंतन के यात्रा के इतिहास का आप थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो ये जो अर्थ समिट होती है सबसे ज़्यादा दुनिया में चर्चित हुई थी 1992 की रियो डी जेनेरियो की अर्थ समिट। क्योंकि उसमें 127 से अधिक देशों के राष्ट्र प्रमुख भी आए थे, इसलिए उसका एक महत्व था। उसके अंत में जो सामूहिक घोषणा हुई कि आने वाले समय के अंदर दुनिया को हमको किस दिशा में ले जाना है, तो 3 गोल निर्धारित हुए उस समय कि दुनिया में सबका अगर विकास होना है तो 3 बातें जरूरी है। पहला गोल था ग्लोबल पीस, दूसरा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और तीसरा था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। और फिर कहा कि ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ ये इनविंसिबल है, अभेद्य है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो पीस जरूरी है, संघर्ष होंगे तो विकास नहीं हो सकता। और सस्टेनेबल अगर रहना है तो एनवायरनमेंट जो उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये घोषणाएं हुई और उसके लिए कई सारी संधियां हुई, चार्टर्स बने, गोल निर्धारित किए गए। लेकिन 1992 के बाद आज 2025 में आकर दुनिया का परिदृश्य हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि सपना तो था ग्लोबल पीस, लेकिन आज चैलेंज है ग्लोबल टेररिज्म। सपना तो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन चर्चा होती है बढ़ती हुई विषमताओं की।
सपना तो था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, लेकिन चर्चा होती ग्लोबल वार्मिंग की। कुल मिलाकर जब दुनिया का दृश्य देखते हैं तो सपने कुछ अलग है और यथार्थ कुछ अलग है। और इसलिए बहुत सारे जो आलोचक होते हैं, ये अर्थ समिट जो होती है, इसके बारे में शब्द प्रयोग करते हैं कि ये फेस्टिवल हिपोक्रेसी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं कुछ फंडामेंटल गड़बड़ है, और जब तक वो फंडामेंटल गड़बड़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो और भी कितने साल सम्मेलन होते रहे, ये अंतराल बढ़ता चला जाएगा। और इसका जब विचार करते हैं तब भारत के महत्व का विषय आता है। कि ये जो तीनों लक्ष्य रखे गए हैं, हजारों साल तक भारत ने ऐसा जीवन जिया है और ऐसा दुनिया में व्यवहार किया है। और आज भी अगर दुनिया को इस दिशा में जाना है तो इस बारे में सोचना पड़ेगा। आज की जो सारी समस्याएं बढ़ रही है, तो मुझे एक प्रसंग ध्यान में आता है कि विश्व सभ्यता का इतिहास जिन्होंने लिखा, ऐसे इंग्लैंड के अर्नाल्ड टाइनबी और जापान के सोका गोकई मूवमेंट के जो प्रमुख थे दाइसेको इकेदा, इनके बीच में 4 साल तक संवाद चलते रहे। दुनिया के बारे में, शहरीकरण के बारे में, औद्योगिकरण के बारे में, औद्योगिकरण जन्य प्रॉब्लम्स है उनके बारे में, समाज के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में। और उस 4 साल के संवाद की चर्चा के बाद एक किताब ऑक्सफोर्ड ने छापी, उसका नाम था चूज लाइफ। रास्ता आप कौन सा पकड़ना चाहते हैं, तय करिए। उसमें एक प्रसंग जो आज की त्रासदियां उसके संदर्भ में आता है। तो उसमें एक जगह टाइनबी कहता है कि आज की दुनिया में जो विषमता है, आज की दुनिया में ये जो सारा प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है, जो संघर्ष खड़े हो रहे हैं, जो पर्यावरण आदि की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसकी जड़ जो है वो क्रिश्चियन थियोलॉजी है, क्रिश्चियन दृष्टि है। यद्यपि टाइनबी स्वयं क्रिश्चियन थे। तो क्यों? तो टाइनबी ने कहा है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट का जेनेसिस है, उसमें एक कथा तो हम सुनते हैं कि दुनिया कैसे पैदा हुई, वो सेब के फल खाने वाली। लेकिन वो दूसरी कथा है। जो पहली कथा है जिसमें भगवान ने 7 दिन में दुनिया बनाई, तो वर्णन ऐसा आता है कि 5 दिनों के अंदर पहले दिन उजाला अलग किया, अंधेरा अलग किया, दूसरे दिन पानी अलग किया, सूखा अलग किया, तो समुद्र पृथ्वी बन गए। फिर तरह तरह के पशु बने, जंगल बने, पक्षी बने, मिनरल्स हुए, नदी पहाड़ ये सब बने। 5 दिन में सारी दुनिया बनी। और फिर कहा कि छठे दिन पुरुष और स्त्री को बनाया, और बना के फिर कहा कि ये 5 दिनों में जो मैंने दुनिया बनाई है, ये तेरे सुख के लिए है। बोले बस उसी दिन से गड़बड़ चालू हो गई। जो आदमी प्रकृति का हिस्सा था, उसको कहा गया कि तू इसका मालिक है। तो इकेदा ने कहा कि ये तो 2000 साल से दृष्टि थी, तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों नहीं खड़ी हुई उस समय? तो टाइनबी ने कहा कि दृष्टि थी लेकिन ताकत नहीं थी। पिछले 250-300 साल में साइंस और टेक्नोलॉजी ने आदमी के हाथ में वो इतने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स दे दिए हैं, जिनके ताकत के आधार के ऊपर जमीन के अंदर और आसमान में जो कुछ है, उन सबको खींच के वो ला रहा है अपने सुख के लिए। और इसलिए जंगलों का शोषण, मिनरल्स का शोषण, जो पूरी जीवन शैली विश्व की बनी कि सारी प्रकृति को जीतना है और इसके लिए करना है, उस सब का एक इम्बैलेंस आज दुनिया के अंदर हमको दिखाई देता है। और इसलिए इसमें से अगर बाहर निकलना है
तो स्वाभाविक रूप से जो भारत का चिंतन है, भारत की जो दृष्टि है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहाँ हजारों साल सोने की चिड़िया रहा, लेकिन हमारी समृद्धि लूट से नहीं हुई कभी। यूरोप के विकसित देश हैं, लेकिन उनकी समृद्धि हिंसक समृद्धि है। विश्व के अनेकों देशों के रिसोर्सेज उनको गुलाम बनाकर, कॉलोनियां बनाकर उनसे जो लूटा गया, उसके दम पर आज वो समृद्धता में खड़े हैं। लेकिन आंगस मैडूसन अगर 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखता है और कहता है कि भाई फर्स्ट एडी से 1600 एडी तक भारत की जीडीपी आज का 15 टुकड़ों में बटा हुआ जो पुराना यूएसएसआर था, आज का अमेरिका और आज के यूरोपीय यूनियन के देश, इन सब से मिलाकर अगर उसकी ज़्यादा जीडीपी थी, कोई नहीं कह सकता कि दुनिया में किसी एक का भी शोषण करके वो समृद्धि बनी थी। हमारी समृद्धि अहिंसक समृद्धि थी, बिना किसी का विनाश किए हुए एक मार्ग दिखाया था हमने। अमेरिका में साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रारंभ हुआ, देखते देखते 50 साल के अंदर लाखों हेक्टेयर जमीन बंजर हो गई, उनकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई। इस देश के अंदर हजारों हजार साल से कृषि होती रही, लेकिन इस भारत की जमीन की उर्वरा यथावत बनी रही। तो जब हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो किसी भी क्षेत्र के अंदर केवल थ्योरी के रूप में नहीं, दर्शन के रूप में नहीं, तो एक जीते जागते उदाहरण के रूप में भारत ने प्रस्तुत किया। और इस नाते से आने वाले समय के अंदर ये जो 3 दिन का आपका सेमिनार हुआ है, मैं कोई बहुत ज़्यादा दार्शनिक या ऐसी बातें न करते हुए, भविष्य की दिशा में जो हमको रिसर्च और जिन बातों की ओर एक जागृति लाना है, उस नाते से कुछ मूलभूत प्रश्नों को हमको एड्रेस करना पड़ेगा। उस दृष्टि से और कुछ बातों का हम थोड़ा एक विचार करें। एक पहली जो एक बात है कि एक मौलिक रूप से हमको जो विचार करना है, तो भारत ने एक दृष्टि दी है कि जिसको कहा गया कि एक समग्रता की दृष्टि। किसी भी चीज का विचार करना है तो टुकड़े में मत करो, उसके सभी पक्षों का विचार करके प्लानिंग बनाइए। और दूसरी बात कही कि ये जितनी डाइवर्सिटी वो एक की ही अभिव्यक्ति है, इसलिए वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एकात्म कहा। मूल तत्व एक है, लेकिन जो पूरा अलग अलग व्यक्त हुआ है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए एकात्म दृष्टि। इसलिए दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन कहा, वो इसीलिए कहा कि इंटीग्रेटेड विचार करना है। इंटीग्रेटेड का ये मतलब नहीं है कि बाकी सबको समाप्त कर देना है, और इंटीग्रेटेड का करना है तो व्यक्ति का भी विचार करना है, सोसाइटी का भी करना है, प्रकृति का भी करना है, और इन सब के अंतर्निहित जो तत्व है उसका भी विचार करना है। तो उस नाते से हमको आने वाले समय के अंदर अपना विकास का जो मॉडल है, इसकी जब हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जब हम विचार करेंगे, तो इसको लेकर चलना पड़ेगा। और इसलिए हमारे यहाँ पर विज्ञान है, कला है, सामाजिकता है, आध्यात्मिकता है, ये अलग अलग नहीं है, ये जुड़ करके चलता है। और इसलिए भविष्य की दिशा में बढ़ना है, ऐसे एक महान भारत का निर्माण होना है, तो दीनदयाल जी ने जो एक त्रिसूत्री दी थी विकास की दिशा में बढ़ते समय, उसका एक विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर समृद्ध भारत बनना है तो उत्पादन में प्रचुरता चाहिए। फिर दूसरी बात कही कि सभी सुखी होना है तो वितरण में समानता चाहिए, और ये अगर करना है तो तीसरी बात कही उपभोग में संयम चाहिए। अगर उपभोग पे संयम हम नहीं लाएंगे तो एक के पास बहुत होगा, दूसरे के पास नहीं होगा। उत्पादन में प्रचुरता चाहिए, लेकिन जनसंख्या बहुत बड़ी है,
तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमको टेक्नोलॉजी का मॉडल ऐसा डेवलप करना पड़ेगा कि मास प्रोडक्शन लेकिन बाय मासेस, और बाय मासेस प्रोडक्शन होना है तो फिर जो आज विषय अपना चला है कि फिर उसके लिए कौशल चाहिए, उसके लिए स्किल चाहिए, उसके लिए उस प्रकार का एक भाव चाहिए। और इस नाते से इसका एक विचार करना, तो सबसे बड़ा चैलेंज वो है जो अपने 8 विषय की जो आपने थीम रखी, उसमें जो पहले 2 विषय रखे हैं कि हमारे पास एक बड़ी युवा शक्ति है, और दूसरा कहा है कि शून्य बेरोजगारी। तो मुझे याद आता है कि डॉक्टर कलाम और उनके साथी राजन ने एक कुछ सालों पहले एक किताब लिखी थी, इंडिया 2020। उसमें उन्होंने भारत में क्या क्या रिसोर्सेज है उन सब का विश्लेषण करते हुए कहा था कि भारत 2020 तक, उस समय उनको कल्पना थी कि भारत एक महाशक्ति बन सकता है, लेकिन महाशक्ति बनने में बाधाएं कौन सी, उसमें 5 सभ्यतागत जो कमियां हैं उसका उल्लेख किया था। मैं बाकी का उल्लेख नहीं करता, उसमें एक आखिरी जो था वो युवकों से संबंधित था। उसमें कलाम कहते हैं कि भारत के युवकों में सिक्योर्ड जीवन जीने की आकांक्षा और रिस्क लेकर के कुछ करने की मनोवृत्ति का अभाव, ये देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। और इस नाते से जो विषय आ रहा है कि युवा पीढ़ी तो है, लेकिन युवा पीढ़ी का मन इस नाते से बनाना पड़ेगा। और इस नाते मैं समझता हूं कि आप लोगों ने जो विचार किया है कि आने वाले केवल जॉब सीकर नहीं बनेंगे, जॉब गिवर बनने का भाव आए, और इस नाते करना है तो एक पॉलिसी के अंदर, बाकी के अंदर कुछ मौलिक बदल लाना पड़ेंगे। एक बड़े अच्छे सामाजिक अध्ययनकर्ता थे, उन्होंने छोटे छोटे वाक्यों के अंदर, क्योंकि ये करना है तो भारत क्या है इसको हमको समझना पड़ेगा, तो कहते थे कि देखो छोटी टेक्नोलॉजी मालिक बढ़ाती है और बड़ी टेक्नोलॉजी नौकर बढ़ाती है। जब छोटी टेक्नोलॉजी कहते हैं तो कोई भी बढ़ई है, कोई भी छोटा छोटा काम कर रहा है तो वो अपने उसका मालिक है, वो चमड़े का कर रहा हो, लकड़ी का कर रहा हो, लोहे का कर रहा हो, किसी तरह की कारीगरी हो। छोटी टेक्नोलॉजी समाज के अंदर मालिकों की संख्या बढ़ाती है और बड़ी टेक्नोलॉजी नौकर बढ़ाती है। और दूसरा कहते थे वो कि छोटी टेक्नोलॉजी को समाज व्यवस्थित करता है, जहाँ जैसी जरूरत है वैसा ढालेंगे, और बड़ी टेक्नोलॉजी समाज को व्यवस्थित करती है। तो मौलिक रूप से जब हम आगे इतनी बड़ी जनसंख्या का जब हम इसका विचार करेंगे तो हमें देश के सोच के अंदर, प्रायोगिकता के अंदर कुछ बातों की ओर, और इस नाते मुझे लगता है कि इन बातों को लेकर के और एक शोध करने की एक प्रक्रिया थोड़ी बढ़ना चाहिए। एक दूसरी बात है कि समाज किस तरह का बनेगा। अधिकाधिक उपभोग, वही प्रवृत्तियां अगर चलती रही, वही मूल्य, वही ट्रेंड्स चलते रहे तो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। अनुभव मिश्रा एक वाक्य के अंदर, आजकल ग्लोबल मार्केट फोर्सेस की बड़ी चर्चाएं चलती हैं, एक छोटे से वाक्य के अंदर वो बहुत बड़ी बात कहते थे। वो कहते भाई जीवन चलाना है तो खरीदारी करना पड़ती है, खरीदारी करना है तो बाजार जाना पड़ता है। तो दुनिया बाजार में जाती खरीदारी करने के लिए, पहले भी जाती थी, आज भी जाती है। तो उनका वाक्य था कि पहले दुनिया बाजार में जाती थी खरीदारी करने के लिए, जो जरूरी वो लेते थे, लेकिन आज बाजार निकला है दुनिया को खरीदने के लिए। ये मौलिक अंतर आ रहा है दुनिया के अंदर। बाजार तय कर रहा है कि आप क्या करेंगे। हवाई जहाज से आप जाएंगे तो T3 पे, जिस बोर्डिंग गेट पे आपको जाना है, सामने ही दरवाजा है, तुरंत जा सकते हैं। लेकिन नहीं, सिस्टम वो बनेगा कि घूमते घूमते पूरा मार्केट देख करके आप अपने बोर्डिंग गेट पे जाएंगे, कि देखते देखते कहीं आपके मन में कुछ इच्छा आ जाए। कुल मिलाकर ये जो समाज जीवन की शैली है, इन चीजों के संदर्भ में भी एक सोचने की आवश्यकता पड़ेगी।
और इस नाते से ये जो युवा शक्ति है और युवा शक्ति की जो कुशलता की बात है और देश की जो आवश्यकताएं हैं, इसका विचार करते हुए एक कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। इसलिए हमारी की योजना कैसी हो, तो दीनदयाल जी ने, प्रोफेसर विश्वेश्वरैया ने 7M की जो बात कही थी उसका उल्लेख किया था उस समय कि डेवलपमेंट अगर हमको करना है तो ये जो 7M है इनको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले है मैन, तो मनुष्य मूल है। दूसरा है मटेरियल, संसाधन। फिर तीसरा करना चाहिए तो पूंजी चाहिए, तो मनी। फिर चौथा कहा कि एनर्जी जो है तो मोटिव पावर, पशु की भी शक्ति है, जल की भी शक्ति है, वायु की भी शक्ति है। और फिर पांचवा उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट, व्यवस्थापन। और फिर कहा छठा मार्केट, और सातवां कहा मशीन। इन सब के लिए जरूरी मशीन कौन सी होना चाहिए उसका विचार करना पड़ेगा। आज होता है कि मशीन पहले आ जाती है, बाद में बाकी चीजें। तो आने वाले समय के अंदर ये जो डेवलपमेंट होगा, इसकी दृष्टि से भी मुझे लगता है कि ये जो सूत्र थे, इसके नाते से भी एक विचार करने की एक आवश्यकता है। और ये सारा करते समय जो एक बेसिक बात, जो मूलभूत आपने इन 8 सत्रों में आखिर में जो रखी, वह एथिकल वैल्यूज, हमारी एक सांस्कृतिक दृष्टि, और उससे सुसंगत एक हमारी सारी की सारी अर्थ रचनाएं, इसका जो डेवलपमेंट है, यह एक मूलभूत सवाल है जिसके संदर्भ में विचार और उस नाते करना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय, आजकल कई बार हम अध्ययन करते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, कुछ थीम लेते हैं और उस पर स्टडी होती है, डाटा इकट्ठे होते हैं और रिपोर्ट निकलती है। पर जमीनी कुछ प्रोजेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि आज भी भारत का समाज जीवन उसको जीता है। छोटी छोटी बातें हैं, उसकी स्टडी होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर ये जो कहा गया कि भाई एथिकल वैल्यूज की बात कही, तो व्यापार तो पहले भी चलता था, लेकिन पुराने समय का आप स्मरण करेंगे तो आप सबको स्मरण होगा कि जब आप सामान खरीदते थे तो वो तौल के जब आपको देता था कि आपने 1 किलो सामान लिया, तो वो देने के बाद में फिर थोड़ा सा दाना अलग से डालता था। दूध वाला आपको दूध देने आता था तो उसने आपको 1 लीटर दूध दिया, उसके बाद आखिर में फिर थोड़ा डालता था। कहीं भी आप खरीदारी करेंगे तो वो देने के बाद थोड़ा डालता था। क्यों? ग्राहक जो है इसको कम नहीं मिलना चाहिए। एथिक वैल्यू साथ में जुड़ा हुआ था। आज पेट्रोल पंप की मशीन में वो खोजेगा कि कितना कम हो सकता है। तो भारत का अध्ययन आप करेंगे तो अर्थ का उत्पादन और अर्थ का वितरण, पूरी भारत की सामाजिक रचना में आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि अर्थव्यवस्था से अर्जन होता है, लेकिन भारत की सामाजिक अर्थव्यवस्था देने पे प्रधान है। पूरा आप समाज जीवन की रचना देख लीजिए, उत्सव हो, त्योहार हो, जन्म हो, विवाह हो, मृत्यु हो, हर समय रहेगा बच्चे का जन्म हुआ, इसको दो, इसको दो, इसको दो। किसी प्रसंग में पूरे भारतीय समाज जीवन की रचना में आप देख लीजिए, हर जगह देना 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 है। और इसलिए कहा गया कि जो देता है वो देवता है और जो रखता है वो राक्षस है। कुल मिलाकर ये जो जीवन दृष्टि है, और इसलिए जो कहा कि भाई एथिक्स जो है, एथिकल वैल्यूज जो हैं, तो इकोनॉमिक्स नीतियों के साथ में समाज जीवन उसके साथ में जीना। अधिकाधिक उत्पादन होना चाहिए, सबका पेट भरण होना है, लेकिन दृष्टि क्या होगी उसके पीछे? इसलिए अर्थनीति आर्थिक उत्पादन का सिखा सकती है, लेकिन दृष्टि संस्कृति दे सकती है कि उसका उपयोग कैसे करना है। अन्न का अधिक से अधिक उत्पादन होना, लेकिन उसके पीछे अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, इतना ही मात्र रहेगा और कुछ रहेगा?
तो दीनदयाल जी उल्लेख करते थे कि राजस्थान के अंदर खेतों के अंदर वो अनपढ़ महिला है, उसने कोई दर्शन नहीं पढ़ा है, लेकिन जब खेती के अंदर वो अनाज बोती है, वर्षा आने वाली है और हमारे यहाँ पर खेती भी करते हैं तो गीत संगीत भी साथ चलता है, वो शुष्क नहीं है हमारे यहाँ केवल। आज तो ऑफिस में आदमी रोबोट बन जाता है, तो वो खेती भी कर रहा है साथ में गीत भी गा रहा है, तो वो खेत में दाने डालते डालते गीत गाती है। उस गीत का भाव ये था कि कुछ समय बाद वर्षा होगी, इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, फिर इसमें दाने फूटेंगे, 1 के 1000 दाने होंगे, और जब वो सारा अनाज मेरे घर के अंदर आएगा तब फिर मैं क्या करूँगी। तो इसमें से इतना हिस्सा पक्षियों का, इतना पशुओं का, इतना उसका, इतना उसका, इतना पति का, इतना बच्चों का, और फिर कुछ बचेगा तो वो मेरे लिए है। ये संस्कृति है, अर्थ के उसके साथ में जुड़ी हुई संस्कृति है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण आपने जो 2 विषय लिए हैं कि ये जो वैल्यूज़ की बात है, मुझे लगता है कि आज भी भारत के सामाजिक जीवन के अंदर, हमारी व्यवस्थाओं के अंदर ये जो एक लक्ष्य है आज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रकृति के सुसंगतता, भारत ने एक ऐसी जीवन शैली विकसित की जिसके अंदर कहा कि जो प्रतिवर्ष प्रोडक्शन होता है उस पर सभ्यता हमारी थी। पुराने जमाने के मकान ले लीजिए, जीवन ले लीजिए, वे सब ऐसे हैं कि जो प्रकृति में हर बार प्रोडक्शन होता है, 80% से ज़्यादा उस पर था। और प्रकृति ने जो करोड़ों साल में बनाया है वो संकट काल में उपयोग करना ये नियम था। विजयनगर साम्राज्य 13वीं शताब्दी में उसका मैं क्या एक अभिलेख है जिसमें कहा गया कि राज्य की जमीन के अंदर जो रत्न और धातुएं हैं, राज्य के जीवन पर अगर संकट आए तो ही उसको हाथ लगाना चाहिए राजा ने। उसके बिना अगर वो उसको हाथ लगाता है तो राजा चोर है, दंड का भागी है। लेकिन आज की पूरे विश्व की जो सभ्यता है वो करोड़ों साल में प्रकृति ने जो बनाया है उसके ऊपर आश्रित है, और वो इनऑर्गेनिक है, प्रदूषण होगा ही उससे। इस नाते से जब एक सपना जो है, जो जहाँ से मैंने शुरू किया था कि ग्लोबल पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, विश्व कल्याण की, तो ये सारी बातें भारत ने बहुत पहले एक ही वाक्य के अंदर वसुधैव कुटुंबकम के रूप में कह रखी थी, और केवल कही नहीं थी, उसके लिए उन्होंने वैल्यू सिस्टम बनाया, उसके लिए जीवन की शैली बनाई, और जीता जागता उदाहरण भारत के समाज जीवन में दुनिया के सामने रखा। मुझे लगता है कि इन बातों का विचार करते हुए आने वाले समय के अंदर, क्योंकि समय पीछे तो लौट नहीं सकता, जहाँ है आज वहीं से हमको आगे बढ़ना है, तो आज के सारे ढांचों के अंदर इनको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन पहलुओं को लेकर के और एक तरह तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं, तरह तरह के चिंतन होते हैं, और आज भी भारत के सामाजिक समूहों के अंदर जो जीवन शैली है उनकी स्टडी करते हुए अगर उसके निष्कर्ष होते हैं तो आज का जो एकेडमिक जगत है इसके अंदर भारत का आज तक का जो हमारा चिंतन है, हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, जो आज भी चारों तरफ आपको दिखाई देगा, तो वह स्वाभाविक रूप से और हमको एक उसमें से एक जिसको कहते हैं ना कि एक प्रेरणा देगी, जो एक छोटी छोटी बातों के अंदर हमारी एक जीवन की जो दृष्टि थी। आज चर्चा चलती नहीं तो वही मनुष्य अगर समझदार है तो सबकी चिंता करना उसकी जिम्मेदारी है। जो बोल नहीं सकता उसकी चिंता करना मनुष्य की जिम्मेदारी। पशु बोल नहीं सकता, पेड़ बोल नहीं सकता, नदियाँ बोल नहीं सकती, पहाड़ बोल नहीं सकती, खनिज पदार्थ बोल नहीं सकते हैं, तो इन सब की भी चिंता करना मनुष्य की जिम्मेदारी है। और इस नाते केवल ये कहा नहीं है तो हमारे यहाँ जीवन में सजिया। इसलिए हम देखते हैं कि पुराने समय में माता सुबह उठती थी तो पहला काम करती थी कि छत के ऊपर 2 मुट्ठी अनाज डालती थी कि पक्षी भूखा होगा, मिलना चाहिए। हर घर के अंदर पानी का पात्र टंगा रहता था कि कोई पक्षी प्यासा होगा तो पानी पीने को मिलना चाहिए।
आज हम कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हो गए, तो आदमी को भी 15 रुपए की बोतल खरीदना पड़ती है। चींटी को चीनी के दाने डालता था, मछली को गोली डालता था, घर के बाहर हौज बनाता था, पशु कोई प्यासा न रहे। भोजन करता था तो पहले एक कोर बाहर निकालता था। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि कुल मिलाकर जब आप कह रहे हैं तो एक वैकल्पिक जो मॉडल देना है, तो थ्योरी में जाने की बहुत जरूरत नहीं है। इस देश ने जो जिया है उसको समझकर थोड़ा आर्किटेक्चर करना। अब आज की परिस्थिति, आज की सभ्यता और आज के जीवन में इसका छोटे छोटे कैसे प्रयोग हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर और इन बातों का थोड़ा विचार करते हुए और हम आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि जब विश्व संकट में है, एक दो बात कह के समाप्त करता हूँ कि दुनिया में का एक नियम है कि जिसको कहते हैं कि समझाने से सुधरने वाले दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं, भुगतने से सुधरने वाले ही दुनिया में ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात 30 साल पहले भी लोग करते थे, लेकिन भारत का हर किसान पागल समझता था। लेकिन आज जब पेस्टिसाइड फल सब्जी सब में फूटकर और कैंसर के रूप में निकल रहा है, तो बात तो वही है जो 30 साल पहले कही थी, लेकिन आज सुनने का मूड बदल रहा है। तो सारी दुनिया के अंदर बढ़ता हुआ आतंकवाद, बढ़ता हुआ ये प्रकृति का संकट, ये मजबूर कर रहा है कि भारत ने केवल जो दर्शन दिया, जो जीवन मूल्य दिए, इतने ही नहीं तो एक जीता जागता आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मॉडल दिया, उसकी ओर दुनिया आकर्षित हो रही है। ऐसे समय में आज की हमारी पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने उन सनातन अनुभवजन्य प्रयोगों को, उसके पीछे के मूल्यों को, उसके पीछे के मनोविज्ञान को, उसके पीछे के दर्शन को आर्टिकुलेट करते हुए आज के सामने रखें। आज के शिक्षाविद, आज के विशेषज्ञ, आज के युवकों के सामने ये चैलेंज है। इसका एक संकल्प लेते हुए 2047 में जो हमने स्वप्न लिया है, तो दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानवदर्शन के अंत में जो वाक्य कहा था, उसको कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा कि हम भारत को, क्योंकि पवन जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि सीखना दुनिया में सबसे है, लेकिन नकल किसी की नहीं करना है। और जब ये कहते हैं हम नकल किसी की नहीं करना है, तो नकल केवल जस की तस अपने पूर्वजों की भी नहीं करना है। तो दीनदयाल जी ने कहा था कि न हम जो भारत बनाना चाहते हैं, न हमारे पूर्वजों की प्रतिच्छाया होगी, न रूस और अमेरिका की तस्वीर होगी। तो आगे उन्होंने कहा कि विश्व का ज्ञान और हमारी आज तक की परंपरा के आधार पर हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो हमारे पूर्वजों के भारत से भी अधिक श्रेष्ठ और महान होगा, जिसमें जन्मा मानव अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास करता हुआ व्यक्ति, परिवार, समाज और सृष्टि के साथ एकात्मता का साक्षात्कार करता हुआ नर से नारायण बनने में सक्षम होगा। हमारी शाश्वत देवी और प्रवहमान संस्कृति का ये अमर संदेश है, और चौराहे पर खड़े हुए विश्व मानवता के लिए यही भारत का दिग्दर्शन है। इस प्रकार का भारत 2047 में खड़ा करने के लिए परमात्मा हम सबको प्रेरणा और सामर्थ्य दे। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को उसके लिए अपनी संकल्पनाएं, अपने परिश्रम करने के लिए प्रेरित करें। इतना ही निवेदन करते हुए आप सबने मुझे इतनी देर धैर्य से सुना, आप सबका आभार मानते हुए, साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।